Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं मिताली मुखर्जी। मिताली thewire.in में बिजनेस एडिटर हैं। आपका स्वागत है मिताली चर्चा में। थैंक यू सो मच अतुल। इसके अलावा हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री के हमारे दो साथी हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद हैं। मेघनाद, आपका स्वागत। नमस्ते सर। और साथ में हमारे सह संपादक हैं शार्दुल। शार्दुल, आपका भी स्वागत है। नमस्ते, हेलो। हमारी जो इस हफ्ते की चर्चा है, ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि ये जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, इसके अलावा पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होने वाला है, उससे जुड़ी कुछ नई तरह की गाइडलाइंस हैं, इन सब विषयों पे बात करेंगे। वो मेघनाद एक बार आपको बताएं सरसरी तौर पर, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, सबसे बड़ी न्यूज लास्ट हफ्ते की, एक्चुअली काफी कुछ हुआ है लास्ट हफ्ते में, तो हमको थोड़ा सा अभी टाइम लगा चूज करने में कि क्या चर्चा में रहेगा। तो आई थिंक द बिगेस्ट जो न्यूज हमको लगा डिस्कस करना चाहिए और थोड़ा सा उस पर क्लैरिटी चाहिए, वो है हमारा जीडीपी का स्टेटस। हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो -23.9 अभी दिखा रहा है, और हमारे काफी सेक्टर्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। और इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये तो नेचुरली होने ही वाला था, ये तो एस्टिमेटेड ही था, बट जो स्केल में हुआ है और इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे, इसके लिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मिताली इसकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, तो फिर उससे भी सुनना चाहेंगे। उसके अलावा एक पार्लियामेंट में थोड़ा सा चहल पहल हो रही है कि अभी सेशन शुरू होगा, उसके पहले ही क्वेश्चन आवर स्क्रैप करने की बात उठाई गई कि गवर्नमेंट ने बोला कि इस बार क्वेश्चन आवर नहीं होगा। मैं क्वेश्चन आवर क्या है एक्सेट्रा वो भी बताऊंगा बाद में। इस पे ऑपोजिशन ने बहुत हल्ला किया, और उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने फाइनली रिलेंट कर दिया और बोला है कि रिटन आंसर्स मिलेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो इसके बारे में एक्चुअली काफी कुछ कहना है, मुझे तो कहना ही है, पर आई थिंक और औरों को भी कहना है, तो उस पे बात करेंगे। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा हमने हटके थोड़ा सा रखा है, हटके भी नहीं, एक्चुअली ये तो हमारा काम ही है। सुदर्शन टीवी का जो ड्रामा हुआ था लास्ट वीक मतलब लास्ट वीक एक्चुअली, तो सैटरडे को मैंने एक शो देखा उनका, जो इस आधार पर किया गया था कि उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके एक शो पर रोक लगा दी है। तो वो शो में उन्होंने काफी घिनौनी बातें की थी, और उसका स्पॉन्सर अमूल निकला, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी है। तो हमने एक स्टोरी की, मतलब उसके आधार पर ऐसे हमें लग रहा है कि अभी हमको अमूल के एड्स तो दिखाई नहीं दे रहे उस पे, तो एक न्यूज लॉन्ड्री इम्पैक्ट एक्सक्लूसिव एक्सप्लोसिव इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि अब यार सब छाती पीटते हैं, तो हमको भी थोड़ा सा पीटना भी चाहिए कभी कभी, अच्छे काम के लिए तो पीटना चाहिए। कभी कभी सर। पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की अभी भी एड्स दिख रही है मुझे, तो वो एक थोड़ा सा दर्दनाक दर्दनाक है थोड़ा सा। बट इसके अलावा थोड़ी सी न्यूज अपडेट्स भी दे देता हूँ। फेसबुक ने बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। इसके ही ऊपर वो पूरी फेसबुक की अंकिदास वाली कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, वो उस पर एक अपडेट है। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट तो कर ही दिया था, पर फाइन लगाया है पूरा ₹1 अब सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा, या फिर 3 महीने का जेल टर्म विथ 3 ईयर बैन ऑन प्रैक्टिस। तो ₹1.25 का लगा देते, ₹1.25 का लगा देते, मतलब दक्षिणा दे देना सर। सर ये एक अपडेट आपसे भी मैंने पढ़ा नहीं, पर इन्होंने कुछ रिएक्शन दिया था प्रशांत भूषण जी ने इस पर कि वो देने वाले हैं नहीं देने वाले। हाँ, तो प्रशांत भूषण ने उनका बयान आ गया है इस पर कि वो उसको चुकाएंगे, लेकिन इसको इस तरह से ना देखा जाए कि उन्होंने अपना किसी तरह का अपने क्राइम को कबूल कर लिया। अच्छा, टू रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट वो इसको पे करेंगे, बट ये जरूरी नहीं कि वो उस ऑर्डर को ऑब्लाइज करें।
और वो सर एक मुझे बहुत लोग भी सोच रहे थे कि इसको डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ेगा, चेक भेजना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली, यूपीआई ट्रांजैक्शन पता नहीं कैसे करेंगे, बट ठीक है अभी देख लेते हैं। फिर ऊपर से कैबिनेट ने एक कर्म योगी स्कीम, जी जो हमारे ट्रेजरी का सिस्टम है उसमें नगद भी जमा हो जाता है। ओ नगद जमा, चलो अच्छा है, सहूलियत। पर मैंने अभी 1 रुपए का कॉइन लास्ट टाइम कब देखा था मुझे याद भी नहीं है, बट अच्छा ठीक है। बड़े लोग सुरेश चौहान के खिलाफ एक थोड़ा सा अपडेट है कि जामिया टीचर और सिविल सर्वेंट्स ने भी एक आवाज उठाई है कि उनके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाए। और एक छोटा सा अपडेट है जो कि है कि पीएम केयर्स पर एक आरटीआई का रिस्पॉन्स आया था, उसमें बोला गया कि पहले 5 दिन मार्च तक 3,076 करोड़ रुपए उसमें डाले गए थे 27 मार्च और 31 मार्च के पहले। उसमें एक स्पेसिफिकली बोला था कि हम डोनेशंस रिवील नहीं कर सकते, पर उसमें ये भी बोला था कि मोदी जी ने 2.25 लाख रुपीस दे दिए। तो मतलब बेसिकली एक डोनर तो रिवील कर दिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो पूरी जो पीआर मशीनरी है वो इतने शानदार तरीके से काम करती है, और जो हमारे रिपोर्टर हैं, मतलब अफसोस होता है, मतलब वो जो मीडिया हाउसेस है जो एकदम आंख बंद करके उसको एज इट इज ग्रहण कर लेते हैं कि एक फंड है जिसके बारे में सरकार कह चुकी है कि इसकी जवाबदेही और कंट्रोलर ऑडिटर को नहीं है, इसकी जवाबदेही आरटीआई के थ्रू नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर के उसमें निगरानी में रहेगा, ये प्राइवेट ट्रस्ट जैसा है, तो ये किसी सरकारी निगरानी में नहीं है। लेकिन तो इसके जो फंडर हैं उनको भी रिवील नहीं किया जा सकता, कोई जानकारी मतलब इसमें नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो एक तरह से जैसे पब्लिक जो निजी अपनी प्रॉपर्टी होती है उसमें 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी ने जो दे दिए वो रिवील किया जा सकता है। वो सोर्सेस के जरिए आ गई चीज, और वो सोर्स कौन है, उसका क्या ऑथेंटिसिटी है, इस सब से को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल। और सर एक आपने जर्नलिस्ट के बाद छेड़ी दिए तो एक मजाकिया थोड़ा सा ये दे देता हूँ। कल एक बहुत ही मस्त चीज हुई, आपने भी फॉलो किया होगा। कल टाइम्स नाउ ने एक स्टोरी चलाई कि प्लॉट टू किल पीएम, ये आई थिंक उनका 4थी बार शायद प्लॉट टू किल पीएम का शो हो रहा था। 2018 ऑनवर्ड 9वां उनका एपिसोड है ये। 9वां? ओह वाओ, ओके। सीजन 9 प्लॉट टू किल पीएम सीजन 9। तो पर इस बार थोड़ा सा एक बहुत ही मस्त उनका थियरी था। उन्होंने कोई ईमेल निकाला कहीं से तो भी, और बोला कि एक टेररिस्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ईमेल किया है विद द 3 वर्ड्स किल नरेंद्र मोदी। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो आइदर टेररिस्ट बहुत ज्यादा बेवकूफ है कि वो डायरेक्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बचाना है उसको बता रहा है। मोदी उसको नहीं बता रहा है कि मोदी जी मैं आपको मारना चाह रहा हूँ, वो उसको बता रहे जो बताना जी। और सर मजे की बात ये है कि तो मैं यही सोच रहा था कि इसमें बेवकूफ ज्यादा कौन है, कि एक तो वो टेररिस्ट बेवकूफ है या फिर ये लोग बेवकूफ है जो ये स्टोरी कवर कर रहे हैं, या फिर और एक मजाक की बात ये कि आज सुबह हमने टाइम्स ऑफ इंडिया चेक किया और उसमें इसका कोई मेंशन ही नहीं है। मतलब ड्वेन द रॉक जॉनसन कोविड पॉजिटिव हो गया वो फ्रंट पेज पे, पर प्लॉट टू किल मोदी नहीं है। तो मतलब आपकी न्यूज़पेपर अगर कवर नहीं कर रही है तो मतलब स्टेट ऑफ द मीडिया दिखाई देता है। इसके अलावा भी और कुछ विषय हैं मेघना? आई थिंक शार्दुल को एक कुछ ऐड करना था, फिर हम मुझे 2 चीजें ऐड करनी थी। पहला तो ये हमने पिछले सप्ताह नीट और जेईई पर बात की थी, लेकिन हमसे भी गलती हुई कि हमने एसएससी और रेलवे की सालों से लंबित परीक्षाओं पर बात नहीं कर पाए। सालों से साल बचाने के नाम पे जो ये इतने विरोध के बावजूद परीक्षा ले रहे हैं, राज्य भी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी प्रिविलेज का उदाहरण है, क्योंकि आईआईटी, जेईई और नीट मुख्यतः मिडिल क्लास और ऊपर के लोगों का है, और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन और रेलवे में नीचे, और थोड़ा लोअर क्लास ब्लू कॉलर जॉब है, तो उस पर इतना शोर नहीं मचा। लेकिन उन्होंने शोर मचाया और उसके बारे में भी कुछ घोषणाएं हुई हैं, तो चलिए अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये कि अमेरिका ने चाइना के साथ मतलब अनऑफिशियल ऐसा लगता है कोल्ड वॉर में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब कल ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पेओ ने घोषणा की कि जितने भी चाइनीज राजदूत हैं यूएस में, अब उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाने के लिए, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने के लिए और 50 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग के लिए एम्बेसी के बाहर
पहले से एडवांस परमिशन लेनी होगी। जो चाइनीज फंडेड कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट अलग अलग कॉलेजेस कैंपस में चल रहे हैं उनको भी रोका जाएगा। और ह्यूस्टन में थोड़े दिन पहले कॉन्सुलेट बंद की ही थी और वो ये कह रहे हैं कि ये बराबरी का है, जितना चीन और देशों के और हमारे राजदूतों को छूट देता है अब उन्हें भी उतनी ही मिलेगी। नहीं मिलेगी, ठीक बात है ये। तो हम कोशिश करेंगे, अगर समय रहेगा तो इस पर भी बात करेंगे। एक और छोटा सा डेवलपमेंट हुआ, छोटा सा है क्या, बहुत महत्वपूर्ण है कि जस्टिस अरुण मिश्रा कल 2 दिन पहले रिटायर हो गए। ये एक बड़ा खबर का स्रोत इसलिए है कि जस्टिस अरुण मिश्रा ही जज थे जिन्होंने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट वाले केस में कन्विक्ट किया था और सजा सुनाई थी। इसके अलावा जस्टिस अरुण मिश्रा का पूरा एक करियर जो है वो बहुत सारे तमाम तरह के कंट्रोवर्सीज से घिरा रहा, जिसके से जुड़ा हम आगे थोड़ी सी अगर बातचीत का मौका मिलेगा तो उसका जिक्र भी करना चाहेंगे। सबसे पहले हम अपनी चर्चा को शुरुआत करते हैं जो जीडीपी का मसला है। जैसा कि मेघनाथ ने आपको शुरू में बताया कि भारत की जो इकोनॉमी है उसके जो ग्रोथ की रेट है, वृद्धि की जो दर होती है, वो श्रिंक करके -24% के आसपास चली गई है। बहुत एक्यूरेट नंबर्स में कहें तो 23.9% ये श्रिंक कर गई है। तो हमारे साथ मिताली हैं। मिताली, ये जो घटा है, ये जो अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है, श्रिंक हो गई है, इसके एक तो ये कि ये जो आंकड़े हैं इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, क्योंकि सरकार ने जो ये आंकड़ा जारी किया है, एक तो ये आंकड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े हैं जी, जो कि जिसके डाटा सरकार के पास अवेलेबल होते हैं, जबकि हमको पता है कि हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी है। बिल्कुल। और जिस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो लॉकडाउन का हो चाहे नोटबंदी का हो, उससे बहुत बड़ा असर पड़ा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, जिसका डाटा इस 23.9 यानी 24% की का जीडीपी जो माइनस में चले गए, इसमें वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रिप्रेजेंट नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अतुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेघनाद और शार्दुल की बातें सुनकर मुझे बहुत मज़ा आया और अब मुझे थोड़ा वो शंका हो रही है कि अब मैं बिल्कुल बोरिंग बातें करूँगी तो लोगों को लगेगा अरे ये टीम कितने इंटरेस्टिंग है, मिताली तो बोर करने आ गई। पर नहीं, तो ये प्रॉब्लम ये है कि आर्थिक अवस्था माहौल सुनते ही ना लोगों का ब्रेन थोड़ा शट डाउन हो जाता है कि चलो अब तो आंकड़े ही सुनने पड़ेंगे, कुछ समझ में तो आएगा ही नहीं। ये पर हम लोग आपने जानबूझ के माहौल बना रहे थे इसीलिए, क्योंकि जी, जी, अब जी, लोगों को थैंक भारी यू। चीजें अब उन लोगों को भारी चीजें अब समझनी पड़ेंगी। कि बेटा आप तो टीचर आ गए। तो अतुल, आपने बिल्कुल सही कहा। 2 बातें मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है और उनके बारे में बात करना चाहिए। एक तो ये है कि आर्थिक अवस्था खराब है, ये एक जीडीपी फिगर से आपको और मुझे महसूस नहीं होगा। ये हमारे आस-पास हम देख रहे हैं, कई लोग इसे जी रहे हैं, है ना? और दूसरी बात ये है, जैसे आपने कहा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर है जिसकी जीडीपी आंकड़े सरकार ने रिलीज किए हैं अतुल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो समय था, ये इंडिया का सबसे इंटेंस लॉकडाउन समय था। कारखाने बंद थे, जो ऑफिसेज बंद थे, कुछ काम नहीं हो रहा था। तो ज्यादा प्रॉब्लम हमें अब होगी जब कारखाने खुल चुके हैं, इकोनॉमी खुल चुकी है, अब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम वहां आ रही है कि जिस हिसाब से और जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं कि सब कुछ रिज्यूम हो रहा है, लोग वापस काम पर लग रहे हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा चेंज तो आ रहा है, पर प्रॉब्लम ये भी है अतुल कि हमारा बेस कहाँ से है ना? अगर हम शुरुआत 0 से करेंगे तो अगर उसके ऊपर 10% जंप आएगा तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। पर क्या हम 0 से शुरू करना चाहते हैं? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। और दूसरा, जैसे आपने कहा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो ये छोटी-छोटी दुकानें हैं, छोटी-छोटी बिज़नेसेस हैं, ये ना तो इन जीडीपी आंकड़ों में समाई जाती हैं और ना किसी और डेटा में। ना हमें पता चलता है कि इनको किस किस्म की दिक्कत महसूस हो रही है। क्या इनको लोन मिल रहे हैं? क्या ये बिज़नेस चला पा रहे हैं? और ये छोटी बिज़नेसेस 10 और लोगों को रोज़गारी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उनके क्या हालात हैं? मेरे ख्याल से सबसे गंभीर सिचुएशन जो है अतुल, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, और जो दूसरी बहुत-बहुत गंभीर सिचुएशन है वो है बेरोज़गारी की, अनएम्प्लॉयमेंट। और आगे वाले महीनों में ये अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बहुत ही बड़ा होने वाला है।
ठीक बात। एक और भी लिहाज से इस आंकड़े को हम थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों का ये आकलन आया जब ये आंकड़े जारी हुए, तो ये कहा गया कि ये आंकड़े चूंकि एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर में तैयार हुए हैं, क्योंकि जिस समय का ये पूरा आंकड़ा है अप्रैल मई जून, उस समय पूरे देश में लॉकडाउन था, बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी, तो ये जो आंकड़ा है बहुत प्योर नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड आंकड़ा हो सकता है। आने वाले समय में सरकार इसको रिवाइज भी कर सकती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो क्या ये हमारे सामने हम ये देख पा रहे हैं कि असल में स्थिति इससे भी ज्यादा खराब, हालांकि जो ये -23.9 का ये श्रिंकिंग है, ये बहुत ही चिंताजनक अपने आप में है। अगर ये थोड़ा और बढ़ जाता है, घट जाता है, तो बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। फिर भी क्या इससे भी स्थिति खराब है हमारी अब? अतुल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो -23.9% है, एक थोड़ा सा आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे दूं कि अब ग्लोबली ये सबसे बड़ा डिप है अक्रॉस कंट्रीज, वेदर इट इज डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका या यूके, या कोई डेवलपिंग कंट्री हो जैसे कि मेक्सिको, ब्राजील का डेटा निकलने वाला है और वो इतना खराब नहीं होगा, यही अनुमान है। तो डेटा ग्लोबली सबसे खराब है हमारे लिए। हमारा लॉकडाउन भी सबसे इंटेंसिव था, लोगों को 24 घंटे का टाइम दिया गया था, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और जहां रहते हैं वहां से निकल जाइए, ना काम है ना रहने के लिए कोई इंतजाम है। इतना मुश्किल लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कि किसी और देश को सहना पड़ा। ऑन योर पॉइंट अबाउट वेदर ये डेटा कम ज्यादा हो सकता है, पिछले 4 सालों में हमारा डेटा रिवाइज डेटा ही है। जब हमें डेटा पसंद नहीं आता हम उसको रिवाइज कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि अच्छा ये 2008 से तो ठीक नहीं लग रहा, अब इसको 2006 का बेस बना देते हैं तो फिर डेटा थोड़ा ठीक लगेगा। तो ये जो डेटा के सराउंडिंग मिसट्रस्ट है लोगों में, वो तो रहेगा ही। पर जो इससे बड़ी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इस क्वार्टर में जो हुआ वो तो हुआ, ये ऐसे पाप हैं जो पानी में धुल गए। प्रॉब्लम ये अब तब आएगी जब हमारी इकोनॉमी उस तरीके से नहीं रिकवर करेगी जिस तरह से हम चाहते हैं। और टू योर सेकंड क्वेश्चन ऑन क्या हालात इतने खराब है, हमें हमारे पास ही देखने से ही पता चल जाएगा अतुल, हमारे कितने दोस्त हैं, कितने कॉलीग्स हैं जिनकी नौकरियां गई हैं या उनको फर्लो किया गया है। मतलब कि आप 6 महीने घर पे बैठिए, आपको नौकरी से तो नहीं निकाला जा रहा पर आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अब 6 महीने घर बैठना तो बेरोजगारी ही काउंट होगी ना। बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे किसी एक पार्टनर को वो डिसीजन लेना पड़ा है कि आई विल हैव टू क्विट because I cannot go to work in this situation, children are working from home or studying from home. बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस या बड़े बिजनेसेस भी हैं जिन्होंने कहा है कि भाई हम जो काम 600 लोगों के साथ करते थे अब 400 से काम चला लेंगे, क्योंकि बिक्री ही नहीं हो रही। क्या लोग उस तरीके से कपड़े खरीद रहे हैं, क्या लोग उस तरह से सामान खरीद रहे हैं? नहीं। तो फिर कंपनी को क्या जरूरत है कि 600 लोगों से वो इतना सारा आउटपुट निकाले, इतनी सारी चीजें निकाले। तो एंड थर्डली अतुल, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हो सकता है आने वाले महीनों में कम भी हो जाए, और वो है फल सब्जियों के दाम, फूड इन्फ्लेशन। ये लोगों को इतनी पर्सनल लेवल पे इम्पैक्ट करता है अतुल, और हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं जो हम बैठ के इसके बारे में बात कर सकते हैं, पर कई लोग ऐसे नहीं हैं जो कि एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते आलू के दाम 40 से 45 रुपए केजी हो जाए, वो उसको सहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। फूड इन्फ्लेशन विद नो एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी वेरी सैड एंड स्कैरी सिचुएशन। एक मिताली से क्वेश्चन पूछना था इसी टॉपिक पे, अगर हम आ रहे हैं तो कि हमारे सेक्टर वाइज अगर हम ड्रॉप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का 50%, मैन्युफैक्चरिंग का 40%, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी का 7%, सबका डाउन है। पर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट और फिशिंग का ग्रोथ दिखाई दिया 3.4%। और सॉरी, एक साइड में थोड़ा सा एक मजे की भी बात कर देता हूँ। एक डिबेट चालू था टाइम्स नाउ पे, और उसपे एक तो एक फॉल्स चार्ट फ्लोट किया गया कि यूएस की इकोनॉमी 31% डाउन है, तो इतना भी बुरा हाल नहीं है, वो बाकी को देखो वो और डूबे हुए। पर वो फेक निकला। वो फेक नहीं है मेघनाथ। वो क्या है ना कि क्लास 5 में अगर आपने मैथ्स क्लास में अटेंशन नहीं दिया तो फिर आगे जाके दिक्कत होती ही है।
तो थोड़ा सा परसेंटेज कैलकुलेशन अगर आप सीख लो ढंग से तो फिर अपने मैथ्स टीचर का भी नाक नहीं कटवाओगे ऊपर बड़े होके, है ना। पर सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुमूर्ति जी जो है ना, जो एक्चुअली आरबीआई में कुछ कंसल्टेंट या कुछ है, उन्होंने भी शेयर कर दिया था। जी तो, जी जी। पर मजे की बात है कि टाइम्स नाउ पे पद्मजा जोशी जो एंकर थी, उन्होंने एकदम डंके की चोट पर कह रही थी बार बार कि मैंने ट्रिपल चेक किया कि ये सही है सही है सही है। तो घनश्याम तिवारी जी ने बोला कि अच्छा वो छोड़ो, बताओ कि एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी क्यों आ रही है। ये बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोला कि क्यों आ रही है। तो बीजेपी स्पोक्समैन अच्छा बोले कि अच्छा आपको पता भी है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। तो बीजेपी का स्पोक्सपर्सन बोले कि अरे हाँ उनका आज ही बर्थडे था, राधा मोहन सिंह जी। सब हंस पड़े। और जिनको पूछा था उनके सडनली वीडियोस फ्रीज हो गए, वो चले गए। पर ये बच्चों के साथ भी होता है होम स्कूलिंग में, जब टीचर कुछ पूछती है तो वीडियो फ्रीज हो जाता है, इंटरनेट चला गया, लाइट चले गई। तो मिताली आपसे यही पूछना था कि एग्रीकल्चर में जो बढ़ोतरी दिखाई दी है वो हमको बीजेपी से तो आंसर नहीं मिला, पर आपसे कुछ आंसर मिल सकता है। देखिए मेघनाथ, एक तो ये बात है कि हम सबको बिल्कुल शत नमन करना चाहिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारे फार्मर्स को, जो इतना काम करते हैं, जो डिस्पाइट एवरी डिफिकल्टी काम करते हैं। तो थोड़ी ग्रोथ तो है, पर इसमें मेघनाथ सिक्लिकल नेचर है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है इन द ईयर जब एग्रीकल्चर ग्रोथ स्ट्रांग होता है, क्योंकि राबी का क्रॉप होता है या खरीफ क्रॉप सोइंग होता है। इस बार हमारी जो मॉनसून है वो भी अच्छी रही है, इसलिए फसल भी अच्छी रहेगी। पर ये एक डबल एज स्वॉर्ड है मेघनाथ, क्योंकि अगर फसल ज्यादा मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मंडी में आके ग्लट होएगा, जो आपको 50 केजी मिलते थे अब 70 केजी मिलेंगे, तो प्राइस नीचे जाता रहेगा। तो एग्रीकल्चर सर्टेनली हैज बीन अ ब्राइट स्पॉट। अब प्रॉब्लम ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं? आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, आप डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं। एंड द सैड ट्रूथ इज आप एग्रीकल्चर के बलबूते पर, एग्रीकल्चर के कंधों पर ये नहीं बन सकते हैं। अगर आप बड़ी इकोनॉमी और ग्रोइंग इकोनॉमी बनना चाहते हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इन बाकी चीजों पर बहुत जोर डालना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के बस में नहीं है इंडियन इकोनॉमी को वापस रिकवर करवाना या इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ का बिल्कुल फॉरबेरर, फ्रंट रनर होना। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत स्ट्रेस भी है मेघनाथ। आप और मैं कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, क्योंकि जिस एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पर पहले 2 लोग काम करते थे, अब शहर से 4 लोग और वापस गए हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं था। तो जो छोटी सी कमाई थी ना, वो अब 2 लोगों से 6 लोगों में बट रही है। जो 4 लोग शहर से पैसा वापस भेजते थे, वो भी नहीं मिल रहा है। तो आगे जाते हुए एग्रीकल्चर पे बहुत प्रेशर होने वाला है। सरकार को उनकी बहुत बहुत मदद करनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और यही ग्रोथ मेंटेन रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट वुड बी माय बिगेस्ट कंसर्न कि 3% तो है, पर आगे जाके क्या होगा एग्रीकल्चर में, ऐसा कोई गारंटी नहीं हो सकता। मिताली, आपने जिस तरफ इशारा किया, जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नरेंद्र मोदी ने की थी, बहुत महत्वाकांक्षी एक टारगेट रखा था इकोनॉमी का। इस समय मेरे ख्याल से इकोनॉमी करीब 2.5 ट्रिलियन के आसपास थी इंडिया की, राइट? जी। तो क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं उनके लिहाज से भी मैं इस बात को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बहस देख रहा था, अक्सर सोशल मीडिया पे शुरू हो जाती है इस तरह की चीजों में कि ठीक है इतना कम हो गया तो आगे फिर हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन नहीं था। उनको इस चीज की पोटेंशियल को समझना होगा कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है। 5 जो 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिसको 5 करने का मोदी जी सपना देख रहे थे, वो असल में -24 जब चली जाती है तो उसका असर कुछ इतने बड़े लाख करोड़ में होता है कि बहुत संभव है कि आपकी जो इकोनॉमी है आज की तारीख में 2 ट्रिलियन या 1.5 ट्रिलियन के आसपास गिर गई हो, जिसे 5 ले जाना है। तो ये इस चीज को जब तक समझेंगे नहीं हम कि ये अर्थव्यवस्था को अभी वहां तक पहुंचना, ब्रेक इवन पे पहुंचना, पहले तो हमें उस 0 तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, 1-1% करके, फिर उसके ऊपर पॉजिटिव में जाने की जो बात आती है वो आती है जी। दूसरा एक सरकार की तरफ से जो आंकड़ा दिया, एक सफाई ये आई कि ये लॉकडाउन की वजह से था और चूंकि उस दौरान सब कुछ बंद था इसलिए इतना ज्यादा गिरावट दिख रही है। अगली जो तिमाही आएगी, जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा, उसमें शायद चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन इसको इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है कि
जो हमारी इकोनॉमी में गिरावट थी, वो गिरावट कोरोना और लॉकडाउन से शुरू नहीं हुई है। कोरोना और लॉकडाउन ने हमारी इकोनॉमी में जो सुस्ती थी उसको एक्सेलरेट किया है बहुत तेज। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो पिछले साल की जो लास्ट क्वार्टर की तिमाही थी उसी में 3.1 हम गिर चुके थे। तो वो लगातार 2014 के बाद से 2016 के बाद से लगातार गिरावट थी उसमें। तो वो गिरते गिरते वहां पहुंची जहां पर कोरोना ने उसको एक्सेलरेट किया है बहुत ज्यादा चीज को। तो इसलिए हम ये केवल कह के नहीं वो कर सकते कि अगली तिमाही में तस्वीर बहुत पिंक हो जाएगी, बहुत गुलाबी हो जाएगी। जी, बिल्कुल अतुल, आपके इन आंकड़ों को मैं मैच करके एक और छोटा सा एनेक्डोट बताती हूँ कि पिछले साल जुलाई में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा था 8%। इवेंचुअली हमारा रन रेट क्या रहा? 4%, उससे आधा। तो ये जो प्रोजेक्शंस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोजेक्शंस बहुत ही स्कैरी है और बहुत ही डेंजरस हैं। ये प्रोजेक्शंस करने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए कि हमारी असल मायने में क्या सिचुएशन है और हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने कहा, एक्नॉलेजमेंट की बात होती है। तो अगर आप में और मुझ में झगड़ा हो रहा है, अगर हम दोनों बैठ के इस बात को एक्नॉलेज नहीं करें कि हाँ भाई हमारे में कुछ मनमुटाव है, उसे सॉल्व करना चाहिए, तो वो सॉल्व तो नहीं हो सकता ना। तो अगर सरकार दूसरी तरफ देख के बोले नहीं नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो डाउन नहीं है, आर्थिक व्यवस्था में कोई खामी नहीं है, कोई मुश्किलें नहीं है, तो जब आप प्रॉब्लम एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? इसीलिए पिछले 3 साल से क्वार्टर दर क्वार्टर हमारे आंकड़े बिगड़ते जा रहे हैं, ना सिर्फ हमारे जीडीपी में पर हमारी बेरोजगारी में, हमारे छोटे बिजनेसेस में। ये सारे आंकड़े, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, बिगड़ते जा रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये 4 साल से हो रहा है। इसे ठीक करना बहुत जरूरी है। और अब जो है ये कोविड हैज बीन लाइक द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, है ना, बिल्कुल इस इकोनॉमी की पीठ को तोड़ दिया है। दूसरी बात अतुल, जैसे आपने कहा कि रिकवरी आएगी, रिकवरी तो जरूर आएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा बेस लो है। पर ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जब रिकवरी होती है वो सबको अपने साथ नहीं लेके जाती है। ऐसी कई बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपना शटर डाउन कर दिया है और वो इस हालात में नहीं है कि वो दोबारा बिजनेस खोल सके, दोबारा कोई व्यापार कर सके, कुछ इनकम जुटा सके। I mean, I do not want to make any scary statements, पर आपने शायद न्यूज फ्लो में ये भी देखा होगा अतुल, मेघनाथ और शार्दुल, कैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं ऑफ बिजनेसमैन इन स्मॉलर सिटीज कमिटिंग सुसाइड। एंड द रीजन इज वेरी क्लियर। उन्होंने खुद बोला है कि वो अपने जो डेट्स हैं उनको नहीं संभाल पा रहे हैं। इस प्रेशर के अंदर आके उन्होंने अपनी जान ले ली है। ये बहुत दुखद सिचुएशन है, बहुत दुखद स्थिति है हमारे सामने। मैं शार्दुल को और मेघनाथ को भी इस बहस में थोड़ा शार्दुल से एक पॉइंट जानना चाह रहा हूँ, और फिर बाद में आखिरी में इस पर मिताली आप भी टिप्पणी अपनी दीजिएगा कि हम एक ऐसे संकट में जब फंसे हुए हैं अर्थव्यवस्था, तब हम रेट्रोस्पेक्ट में चीजों को जब देख रहे हैं पीछे मुड़ के, तो एक दुर्भाग्य दिखता है ये कि 2014 के बाद से ही भारत को एक अदद जो फुल टाइमर, जो एक्सपर्ट, जो फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता था वो नहीं मिला। शुरू के 5 साल तक, 4 साल 5 साल तक अरुण जेटली उसको चलाते रहे, जो कि पेशे से वकील थे, उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं। आज की तारीख में हमारे सामने एक वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, जिनकी आर्थिक मामलों में कुछ इस तरह की बड़ी एक्सपर्टीज नहीं दिखती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब इतनी स्केरी सिचुएशन में हम फंस गए हैं, तब लीडरशिप के लेवल पे जो एक ब्लैंक दिखता है, एक वैक्यूम दिख रहा है, इसको भी इन तमाम चीजों, इस तमाम असफलताओं से जोड़कर देखने की जरूरत है हमें। शार्दुल, एक छोटा सा इंटरप्शन। मेरे दिमाग में अभी कौन सा गाना चल रहा है पता है? अंगना में नाचे मोर तैया। आप बोलो शार्दुल। इसके बाद अर्थव्यवस्था की बात कैसे हो? अर्थव्यवस्था की बात इसमें वहां से शुरू होगी जहां पर ये स्टैंजा खत्म होता है कि बदला है नजरिया। मैं नजरिया ही बदलने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो जो मिताली ने एक बात कही थी, वो हम सबको और जनता को, सुनने वालों को भी वैसे भी होना चाहिए। लोगों को ना अपने जीवन से जुड़ी अर्थव्यवस्था की खबरें देखनी भी चाहिए। ये बात मैंने बहुत से लोगों से सुनी और ये बिल्कुल ठीक है कि ठीक है, अब लोग गाली बक रहे हैं, कुछ नहीं बक रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया और ऐसा कर दिया, लेकिन वही लोग जब भी अर्थव्यवस्था पे कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम करती है, उसे कोई नहीं देखता।
लोग देखना वो सुशांत सिंह राजपूत और यही सब पसंद जी। करते हैं। तो आपको अपने जीवन में रुचि तो लेनी ही पड़ेगी। एक और चीज जो अभी आप सबने बात की और कहा भी, तो मैं उसको और अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि ये औपचारिक आंकड़े नहीं है, ये रिपोर्ट भी कहती है। आमतौर पे हमारे जीडीपी फिगर औपचारिक उद्योग के आंकड़े होते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र के नहीं होते, है ना। लेकिन ये तो औपचारिक भी पूरे आंकड़े नहीं है। बहुत सी कंपनियों ने अपने अभी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं दिए हैं, कुछ ने डिले किए हैं, कुछ ने कहा हम अगले एक साथ देंगे। हमने डिस्कस किया कि ये अभी संशोधित हो सकते हैं, रिवाइज। हाँ, और इस सरकार की 2019 के बाद से हर रिपोर्ट संशोधित ही हुई है। तो आपकी वो बात सही है कि बीजेपी में टैलेंट की कमी है, और दूसरा टैलेंट को आपको खींचने के लिए आपको उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता देनी पड़ती है और उस पर विश्वास करना पड़ता है, जो लीडरशिप में है नहीं। लीडरशिप सब कुछ खुद करना चाहती है। संत भी खुद ही हैं, अर्थव्यवस्था वाले खुद ही भी हैं, लड़ाई भी खुद ही करते हैं। अकेला चना कितने भाड़ फोड़ेगा, वो नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि बहुत से मतलब लोगों को फुसलाने वाले आंकड़े दिए जा रहे हैं कि नहीं 96 से पहली बार ऐसा हुआ है, इतने गिरे, जबकि सच्चाई है कि ये आंकड़े हर तिमाही पे, क्वार्टरली आंकड़े 96 में आने शुरू हुए थे, इसलिए उससे पहले के नहीं है, सालाना आते थे। अब ये इतनी बड़ी, मतलब हर चीज को केवल झूठ और गुमराही करना हो तो अलग बात है। मिताली, नेतृत्व का जो वित्त मंत्रालय में जो एक फुल टाइम लीडरशिप का जो अभाव है, वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है? आई थिंक लीडरशिप प्रॉब्लम कई सालों से चल रही है अतुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। यू नो, ये प्रॉब्लम हमारी आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम तब की है जब व्हेन द कांग्रेस वाज आल्सो इन पावर एंड वी हैड द लेट Pranab Mukherjee as the finance minister. Yes. He was a very fine statesman, he was a very fine politician, but I am afraid to say he was not a good finance minister. जो हमारी फिस्कल डिफिसिट में इतना बड़ा धक्का पड़ा, सीधे 6% फिस्कल डिफिसिट, जो बैंक्स की इतनी बुरी अवस्था हुई, वो सब तब से शुरू हुआ है। उसके बाद काफी रिकवरी हुई अंडर पी चिदम्बरम, एंड देन अगेन वी फेस्ड क्वाइट अ हिट व्हेन द बीजेपी केम बैक टू पावर। यू नो, द बिगर प्रॉब्लम अतुल इज दैट आपके पास क्या था और आपने उसके साथ क्या किया। जब बीजेपी पावर में आई थी 2014 में, तो उनके पास एक बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन था। इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, क्रूड के प्राइसेस, तेल के दाम इतनी इन्फ्लेटेड नहीं थे, लोगों के पास तब भी एम्प्लॉयमेंट था। जो ये सीरियली साल दर साल डैमेज हुआ है, आई थिंक दैट इज व्हाट रियली स्पीक्स ऑफ वेरी वेरी पुअर इकोनॉमिक लीडरशिप। उस पर हमें गौर करना चाहिए। और जैसे शार्दुल ने कहा, बस ऊपर की बातें करके नहीं छोड़ देना चाहिए। ये आपका जीवन है, आपकी आर्थिक व्यवस्था भी है, आपके सारे प्रोस्पेक्ट्स इम्पैक्ट हुए हैं, आपके बच्चों के फ्यूचर इम्पैक्ट हुआ है। ये सब किस लिए है, आपको पूछना चाहिए। people should be answerable. Leadership problem has been there. As I said, I think leadership में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि acknowledgement नहीं है। अगर आप बोल दें कि hand of God है, तो फिर हम भी बोल देंगे कि भाई hand of God है, इस साल मैं टैक्स नहीं भर पाऊंगी, ठीक है, अगले साल बात करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। पूरे वर्ल्ड ने इस कोविड को फेस किया है और पूरे वर्ल्ड में सॉल्यूशंस निकले हैं। यूके की इकोनॉमी ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया 21%, बट दे हैड वन ऑफ द लार्जेस्ट पैकेजेस टू हेल्प सेक्टर्स। और एक और बात है जो मैं रेज करना चाहती थी आप लोगों के साथ। एक तो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दूसरा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इंडिया में जो सबसे बड़ा सेक्टर अब तक ठीक कर रहा था वो था सर्विसेज, यानी टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी। लोग छुट्टी पर जाते थे, लोग कपड़े खरीदते थे, लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाते थे। इस एंटायर इंडस्ट्री को इतने जोर का धक्का पड़ा है कोविड से, और अभी तक कुल मिलाकर एक भी स्कीम या एक भी प्लान नहीं अनाउंस हुई है इस सेक्टर को एड्रेस करने के लिए। रेस्टोरेंट सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जीडीपी में इतनी मायने नहीं रखती है, इतना वेटेज नहीं रखती है, पर एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बड़ा इनका पार्टिसिपेशन और रेट है। एक रेस्टोरेंट में 10-10 लोग काम करते हैं, वो गांव से आते हैं, यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट खोजते हैं और इन्हें मिलता है। वो सब अब क्या करेंगे? ना उस रेस्टोरेंट के पास पैसे हैं रेंट पे करने के लिए या रेस्टोरेंट चलाने के लिए। अभी तक तो आपका 10 बजे तक कर्फ्यू था, पता नहीं क्यों, शायद ये कोविड का कीड़ा रात को जग जाता है। पर अगर आप रेस्टोरेंट 10 बजे बंद करेंगे तो वो उनकी क्या सेल्स होंगी? उसका मतलब है कि उनको 7:30 तक अपना किचन बंद करना है, अपने स्टाफ को घर भेजना है ताकि वो 9:30 बजे तक घर पहुंच जाए। This is cruel and this has not happened in any other country.
India has such a big and rich tradition in terms of our food and hospitality. We cannot afford to let it just drown like that. मैं एक दो बात और जोड़ना चाह रहा था, और एक मिताली के लिए सवाल भी। पहला तो कि जब हम कंपेयर कर रहे थे तो मेरे दिमाग में अभी भी एक वो कहावत आई, आपको पता है कि हाथी कितना ही बीमार हो वो चल रहा है जब तक चल रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था हाथी की तरह अब ये बैठ गई है, अब इसे खड़ा करना आसान नहीं होगा, जीरो तक लाना, जो मिताली पहले कह रही थी। दूसरा ये कि अब ये लोग कह रहे हैं कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। अभी देख लीजिए क्या हुआ, हम फैक्ट्री बनने से बहुत दूर हैं। चीन के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, उनमें से केवल 3 हिंदुस्तान आए हैं, 11 तो वियतनाम गए हैं आई थिंक, और साउथ कोरिया भी कुछ गए हैं, तो हम उसमें भी आगे नहीं हैं। और उसका रीजन यही है कि यहाँ लाल फीताशाही है, 10 जगह सर मारना पड़ता है अलग अलग आप, तो ये जनता को बरगलाने की बात है। दूसरी चीज, भारत की अर्थव्यवस्था कंजम्पशन पे चलती है, ऐसा मिताली ने कहा, और अब कम से कम मुझे जितना पढ़कर लगा, जो डिस्क्रेशनरी हम अपनी मर्जी से खर्चा करते थे कि जब मन किया आपने अमेज़न से कुछ मंगा लिया, वो चीजों की अवेलेबिलिटी और वो खरीदारी सबसे ज्यादा हिट होगी, क्योंकि लोग डर रहे हैं। LIC के प्रीमियम बहुत ज्यादा जंप कर गए हैं, आई थिंक मिताली वुड कनकर। जी। और मिताली से मुझे ये पूछना था कि पिछले महीने NPA की रिपोर्ट आई थी RBI की, जिसमें कहा था कि अबाउट 20-22 ईयर्स, 20-22 साल में सबसे बुरी हालत बैंकों की हो सकती है जी। वो कितना खतरनाक है? वो बहुत खतरनाक है शार्दुल, पर जो I mean, I don't want to sound like the negative person who's giving you all the bad news, but वो सच भी है और वो आगे जाके और खराब भी हो सकता है। उसी RBI रिपोर्ट में ये भी लिखा है शार्दुल कि जो NPAs हैं, जो बैड लोन्स हैं, वो 9% तक जा सकती हैं, और अगर हालात और भी खराब हुए वो 14% तक जा सकती हैं। प्रॉब्लम ये है शार्दुल कि बैंक्स के पास बहुत पैसा है, पैसों की कमी नहीं है, पर बैंक्स डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले कई तिमाहियों से, पिछले कई सालों से बैंक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैड लोन्स। मैंने आपको लोन दिया एज अ ट्रस्टेड कंपनी, आप बहुत बड़े कंपनी हैं, आप तो डायमंड्स बनाते हैं, और वो पैसे कहाँ गए? गायब। इसलिए अब मैं किसी इंडिविजुअल को या छोटे बिजनेस को पैसे नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि बॉस मैं अपने ऊपर ये रिस्क क्यों लूं? मेरे तो वैसे ही हालत खराब है, मेरे इतने बैड लोन्स हैं, मैं एक और सरदर्दी क्यों लूं अपने सर पे? तो ये दो तरफ से प्रॉब्लम है शार्दुल, जो कि बैंक्स की अपनी NPA प्रॉब्लम है, और भी लोन्स बैड होते जाएंगे टू सिंप्लीफाई इट, और दूसरी तरफ से लोगों को भी लोन्स और वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंक्स डरे हुए हैं, वो नहीं लैंड करना चाहते हैं। एक और मैं छोटी सी एक्चुअली यहाँ पर बात जोड़ना चाहूँगा कि हमारे बैंक्स के पास, आपने जैसे कहा कि काफ़ी पैसा है, पर हमारे सरकार के पास पैसा नहीं है बेसिकली। अगर आप एक फिगर देख ले डेट टू GDP रेशियो का, तो मैं श्रोताओं को समझा देता हूँ कि डेट टू GDP रेशियो का मतलब ये है कि हमारी सरकार के ऊपर कितने लोन्स है जो उनको रीपे करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू हमारा GDP कितना है। तो हमारा जब 2018 में जब हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी नीचे जाने लगी, तब हमारा डेट टू GDP रेशियो 70% था, कि हमारा 70% रेशियो था। अभी हमारा जो SBI का ही रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से अभी एस्टिमेटेड है कि हमारा डेट टू GDP रेशियो 87% तक चला गया है, और वो 91% तक जा सकता है 2 सालों में। और इसका मतलब क्या है कि हमारे वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि अगर एक हाथ कंट्री का डेट टू GDP रेशियो 77% से ऊपर चले जाएगा, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि स्लो डाउन में है कंट्री। और ये जो हम अभी देख रहे हैं, जो हमारा जो अभी हालत है, तो ये डेट टू GDP रेशियो तो बढ़ ही रहा है, पर इससे होता क्या है, एक इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे आप सोचिए कि अभी सरकार को इससे निकलने की एक ही तरीका है, वो ज्यादा स्पेंड करे, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दे, किसी भी हालत में दे, पता नहीं यूनिवर्सल इनकम कर दे, मनरेगा का बढ़ा दे, या कुछ हाउसिंग स्कीम लगा दे। वो अभी जो एक स्कीम लॉन्च किया उन्होंने, वो भी एक है। तो इसी टाइप से वो लोगों तक पैसा पहुंचा दे। पर अभी हो क्या रहा है कि सरकार के पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, वो बॉन्ड्स पे बॉन्ड्स निकाले जा रही है और लोन पे लोन लिए जा रही है। और इसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूचर डेट में जब उनको वो एक्चुअली रिपे करने की बात आएगी, तब उनके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो फिर वो और लोन खरीदते रहेंगे, और बॉन्ड्स इशू करते रहेंगे, और अपने ऊपर डेट लेते रहेंगे। एक तरह का कुचक्र शुरू हो जाएगा जी, आप डेट के उसमें फंस जाते हैं जी। और अभी
मतलब मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ या फिर जो भी है, पर मेरे छोटी समझ में इतना ही मुझे समझ में आता है कि एक तो जैसे मिताली ने कहा कि गवर्नमेंट को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारी हालत बुरी है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये ऊपर से ये वीडियोस बना रहे हैं कि एक हाथ कोई नर्सरी राइम जो एनिमेशन करते हैं यूट्यूब पे उनके हाथ से कोई वीडियोस बनाए उन्होंने और डाल दिए कि दो लोग बात कर रहे हैं कि अरे हमारी जीडीपी ना इतनी भी बुरी नहीं है। तो आई मीन ये सब करने से कुछ होने नहीं वाला है। असल में ये तो खैर वही उसका इशारा पहले ही मिताली ने कहा कि आप पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज तो करिए, तब जाके आप उसके सोल्यूशन की बात करेंगे, उसको सॉल्व करने की बात करेंगे। पर सॉल्यूशन क्या है इसमें, मुझे ये एक्चुअली पूछना था मिताली को, और एक्चुअली शार्दुल और आपसे भी, कि अभी क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके आगे। मेघनाथ, तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इंडिया बाकी नेशंस की तरह इतनी रिच नहीं है और पिछले कई क्वार्टर्स में हमारी जो दुर्दशा है वो काफी बढ़ गई है। तो मुश्किल तो है। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी हमें लोन्स दिए हैं, जो हमने मांगा था उससे कई ज्यादा। एक बात ये है। दूसरी बात ये है मेघनाथ, वी हैव टू एक्सेप्ट who we are. Who are we? We are a poor country where people are suffering at a very, very basic level. आप और मैं, हमें क्या फर्क पड़ा है? शायद हमारी सैलरी कट हुई है, शायद हम इतना बाहर नहीं जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत मुश्किल से पॉवर्टी लाइन के थोड़े से ऊपर आए थे। ये जो कोविड का इम्पैक्ट है ना, इसने कई लाख लोगों को बिल्कुल वापस वहीं डाल दिया है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और प्रॉब्लम ये है कि हमारी सरकार ने उन जैसे लोगों के लिए, उनके हाथ में पैसा डालने के लिए इतना नहीं किया है जितना करना चाहिए. That is the basic point of it. You have to put cash in the hands of people so that they can spend on basic needs. I'm not saying that these people need to go to the cinema hall या किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, पर इनको दिन की 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है. इनके हाथ में आपको पैसा डालना पड़ेगा, नंबर 1. नंबर 2, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है. तो अगर आप 20,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर स्पेंड कर सकते हैं, तो आप वो 20,000 करोड़ लोगों के हाथ में डाल सकते हैं ना. आप स्कीम्स बना सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है कि भाई बिल्कुल हम तो कंगाली में बैठे हैं. बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है. आपको ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे कैश इंपॉर्टेंट है. अगर आपको डिमोनेटाइजेशन के टाइम नहीं समझ आया, तो कम से कम अब तो समझ आ जाना चाहिए कि ये कैश ड्रिवन इकोनॉमी है. लोगों के हाथ में पैसा डालना जरूरी है, और ऐसे लोग जिनके पास और कोई उपाय नहीं हो. तो बात इतनी नहीं है कि वी आर वेरी पुअर. बात ये है कि वी हैव टू फिगर आउट हमें करना क्या है. क्या ये गंभीर सिचुएशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल टिक यस. क्या ये सिचुएशन ठीक हो सकता है? यू मस्ट टिक yes since you are in the government. You should have a solution for it. And number 3, who is your priority over here? Your priority has to be the people who need it the most. When there is a fire, you are not going to sit down and think कि भाई अगली बार ऐसा अपार्टमेंट नहीं बनाएंगे. आप पहले उस फायर को बुझाएंगे और फिर एड्रेस करेंगे कि आगे जाके क्या करना चाहिए. और इसमें ये बहुत सारी बातें मिताली ने बताई दी, और हम लोग कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है कि बहुत सारी चीजों को इसको नुआंसेस में जाकर और बहुत डिटेल में बता पाए. लेकिन जो प्रायोरिटीज की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है. जैसे अभी आपने देखा कि इतने सारी समस्या, गरीबी की बात की इन्होंने कि किस तरह से बड़ी मुश्किल से 90s के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किसी तरह से पॉवर्टी लाइन के ऊपर उठे थे. अब इन झटकों ने उनको एक बार फिर से वहां पहुंचा दिया. तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? अब उत्तर प्रदेश सरकार का अगर आपने देखा हो एक अनाउंसमेंट अभी पिछले हफ्ते, तो उन्होंने घोषणा की है कि अयोध्या को उसके पुराने प्रिमिटिव वैभव में लाने के लिए, उसका महानता को दिखाने के लिए 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार. सेंट्रल विस्टा की बात की अभी मिताली ने. ये सब आपकी प्रायोरिटीज इस समय पे होनी चाहिए, और इन सब के ऊपर आपका एक जो ओवरऑल एटीट्यूड होता है वो सीरियस होना चाहिए. जब आप देख रहे हैं कि इतने सीरियस मामले हैं, भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास पूरी कैबिनेट है, आप सरकार चला रहे हैं इस देश का, और जब जीडीपी के ये आंकड़े आने वाले हैं, उससे ठीक 1 हफ्ते पहले आपको अंदाजा तो लग गया होगा ना कि स्थिति बहुत डायर है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है. उस स्थिति में भी आप मोर नचा रहे हैं अपने रेजिडेंस में, और पीआर एक्सरसाइज की पड़ी है आपको. कितनी शर्मनाक बात है ये केवल हंसने की बात नहीं, ये शर्मनाक बात है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए ये. और इसमें सबके सिर शर्मिंदगी से झुकने चाहिए. मुझे लगता है कि हमने इस पर काफी विस्तार से बात कर ली है.
अगले विषय की तरफ हमें बढ़ना है, समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। पार्लियामेंट का मानसून सेशन जो कि जुलाई में होना था, वो अब टलते टलते किसी तरह से यहाँ तक पहुंचा है। अब सरकार उसको करवाने जा रही है, मेरे ख्याल से 15 से 1 अक्टूबर तक है। 15 से हाँ, मतलब 18 दिन के लिए, 18 दिन का। और उसमें कुछ चीजें सरकार ने घोषणाएं की हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। जो मसलन 0 आवर को उन्होंने कहा है कि थोड़ा उसमें संशोधन हो जाएगा। 0 आवर में जिस तरह से चीजें होती हैं उस तरह से नहीं होगा। क्वेश्चन आवर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इस पर काफी बवाल हुआ, काफी वो। तो एक तो ये कि बहुत छोटा सेशन है। सरकार का ये दावा है कि चूंकि पैंडेमिक की सिचुएशन है, ये हम बहुत ज्यादा फिजिकल इंटरेक्शन वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो। लेकिन पार्लियामेंट का बैठना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है जब हम इतने बड़ी क्राइसिस में हैं, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से कुछ और एहतियाती बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए, बजाय इसके कि जो सेट प्रोसीजर्स हैं उन्हीं को काट छांट रही है सरकार। इसको ना सर एक थोड़ा सा हमको कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। हमारे आपको अगर याद होगा, लास्ट पार्लियामेंट सेशन जब बजट सेशन चल रहा था, तब काफी मतलब तब हमारे यहाँ पर वो पैंडेमिक का सिचुएशन ऑलरेडी आ गया था। हमारे यहाँ पे केरला में फरवरी से ही केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे, पर मार्च में एक्चुअली वो शुरू हुआ था सही ढंग से, और लॉकडाउन करने से जस्ट पहले पार्लियामेंट को बंद किया था। और आपको याद होगा मध्य प्रदेश के असेंबली में भी बहुत तमाशा शुरू था तब। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी तब कि मध्य प्रदेश असेंबली के लोगों ने बोला था कि कोविड का सिचुएशन है, सोशल डिस्टेंसिंग का एडवाइजरी है, स्प्रेड होगा, तो फिर असेंबली में लोगों को आप कैसे लेकर आ रहे हो। तब हमारे सरकार ने बोला था कि अरे नहीं कोई नहीं, उनको वैसे भी सरकार लेनी थी वहां की, बट उन्होंने बोला कि नहीं हो जाएगा। तब पार्लियामेंट भी शुरू था। और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। प्रेसिडेंट को मिलने कुछ लोग गए थे, और उसके पहले वो कोई एक पार्टी में गए थे। वो एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया, पर वो एक पार्टी में गए थे जहां पर वो एक्ट्रेस कोविड पॉजिटिव पाई गई, और फिर एक डर का माहौल सा फैल गया था कि एमपीज को भी हो गया। फिर वो एमपीज आकर पार्लियामेंट में भी बैठे थे, प्रेसिडेंट से मिले थे, तो उन्होंने भी स्प्रेड किया होगा। ये सब चालू था, और आपको याद होगा ये जब चालू था तब पार्लियामेंट भी चालू था। तो अभी जब लोगों ने डिमांड किया कि अभी आपने मॉनसून सेशन तो डिले कर दिया एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग बोले कि आप वर्चुअल सेशन क्यों नहीं होल्ड करते। अगर सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली चल सकता है, अगर हजारों कंपनीज वर्चुअली चल सकते हैं, 10-10 हजार एम्प्लॉयज वाले कंपनीज चल सकते हैं वर्चुअली, तो पार्लियामेंट क्यों नहीं चल सकता। तो इसके पास तो सरकार का कोई जवाब ही नहीं था। अब जब ये शुरू करने जा रहे हैं तो ये ऐसे अजीब अजीब चीजें डाले जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आवर नहीं होगा। अब क्वेश्चन आवर होता क्या है, एक सिंपल प्रोसीजर होती है। 15 दिन पहले आपको एक क्वेश्चन फाइल करना पड़ता है एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के लिए। 15 दिन बाद वहां पर एक ऐसे रैफल टाइप होता है जिसमें रैंडमली क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं। पहले 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टार्ट क्वेश्चन, मतलब ओरली आंसर किए जाते हैं। तो मिनिस्टर को आके वो मेंबर को आंसर्स देने पड़ते हैं। और होता क्या है कि मेंबर भी उनको काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कि आपका जो जवाब दिया था वो मैंने पढ़ा, पर फिर भी मुझे और थोड़े से सवाल है, और फिर उसका भी जवाब उनको देना ही पड़ता है। ये 1 घंटे के लिए रोज होता है पार्लियामेंट जब शुरू होता है, दोनों हाउसेस में। फिर दूसरे जो सवाल होते हैं, जो टोटल 250 क्वेश्चंस जो चूज करते हैं उसमें से 30 निकाल दे तो 220 जो सवाल होते हैं वो अनस्टार्ड हो जाते हैं। मतलब उनका भी आंसर आता है पर वो रिटन फॉर्म में आता है, वो ओरली नहीं होता है। तो अभी सरकार ने क्या बोला है कि आपका जो क्वेश्चंस आप जो फाइल करेंगे उसमें ओरल आंसर्स नहीं दिए जाएंगे, आपको बस रिटन आंसर्स मिलेंगे। और रिटन आंसर्स में उनको काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली उनको तो एक तो क्वेश्चन आवर पहले स्क्रैप ही करना था पूरा, बट थोड़ा सा शोर शराबा हुआ है, ऑपोजिशन मेंबर्स ने भी किया। अब ये अनस्टार्ट क्वेश्चन पर आ गए, पर फिर भी अकाउंटेबिलिटी जो होती है 1 घंटे में, जहां पर मेंबर एक्चुअली गवर्नमेंट को सही ढंग से क्वेश्चन कर सकते हैं, वो नहीं होगा। और एक छोटी सी एंड में एक बात जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर कि आप ये भी सोचिए कि अगर आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते अभी, तो आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछते। ये इतने महीनों में इतनी सारी चीजें हुई है जिसके हमको जवाब चाहिए। हम पीएम केयर्स फंड पर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इंडो चाइना इशू पे क्वेश्चन कर सकते हैं,
हाँ, हम इकोनॉमी पे क्वेश्चन लगाया। एग्जैक्टली, लॉकडाउन में डिस्कशन कितना हुआ था, वो जी वही कि आपने ये सलाह किससे ली थी कि लॉकडाउन किया था, ये सब क्वेश्चंस एमपीज पूछ सकते हैं। तो मैं वैसे सरप्राइजिंग तो नहीं है कि ये गवर्नमेंट ये आंसर्स नहीं देना चाहती, पर ये इतना ब्लेटेंटली करेगी ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि अभी तक क्या होता था, थोड़ा सा सिस्टम रिग करके उनको जो क्वेश्चंस कंफर्टेबल है वो आ जाते थे, वो ओरली आंसर हो जाते थे, और फिर भी काउंटर क्वेश्चंस आते थे वो हैंडल कर लेते थे। इस पर शार्दुल और मिताली की का कमेंट ले लेते हैं कि सरकार के इस एटीट्यूड पर। जी। मुझे बस एक चीज समझ में आती है, जैसे ये जब लॉकडाउन का भी अनाउंसमेंट हुआ उस समय को भी आप देखिए, या तमाम मोदी सरकार के जो निर्णय हुए वो बहुत ही एक तरफा, बहुत ही सिक्रेटिव तरीके से, बहुत ही रहस्य के उसमें छुपाकर अचानक से लोगों के सिर पर फोड़ देने में जैसे एक एक मजा आता है या थ्रिल आता है। या आप उसको नोटबंदी के मामले में देखें, आप ये लॉकडाउन के मामले में देखें, तो एक होता क्या है कि इस तरह के सीरियस मामले में अगर आप डेमोक्रेटिक आदमी हैं, डेमोक्रेटिक उसमें आपका भरोसा है ओवरऑल, तो आप कंसल्टेशन को वो देते हैं, बढ़ावा देते हैं। आप इन चीजों पर, इतने बड़े फैसले पर जिस गड्ढे में आज हम फंसे हैं, उसमें अगर आपने ओवरऑल एक कंसल्टेशन की होती, तमाम पार्टियों से, तमाम लोगों से बातचीत हुई होती, तो शायद आप यही फैसला करते। लेकिन तब आपके पास कहने को होता कि ये एक तरह से कलेक्टिव डिसीजन था। आज की तारीख में सारे ठीकरे आपके सर फूट रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। शार्दुल और मिताली जी, ये बात तो निर्विवाद है कि ये सरकार सवालों के जवाब देना पसंद नहीं करती। श्री मोदी जी इस दुनिया के इकलौते नेता हैं आज के समय में जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को गवर्न करते हैं, लेकिन आज तक इतने परेशानियों में एक के बाद एक उन्होंने एक अदद सवाल का जनता के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जवाब नहीं दिया। और अब इस सिचुएशन में आप सबकी बातें सुन के मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे लगता है अंदर खाने इस सरकार को ये स्थिति अच्छी लग रही है। सब अपने घरों में बंद हैं, वो जो चाहे कर रहे हैं, कोई सवाल पूछना नहीं चाहता। अब संसद में भी नहीं होगा। हाँ, 14 ऑर्डिनेंसेस क्लियर कर दिए उन्होंने। बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस के जरिए इन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए हैं, लॉज बदले हैं। जी। और ये जो उनकी मतलब ये सरकार इतनी पतली चमड़ी की है ना कि मतलब जरा सी बात का बुरा मान जाती है। आप सरकार बहादुर हो भैया, तो क्यों बुरा मानते हो आम लोगों की बात को सुनकर। जी, और एक चीज और कि जो आपने बात कही थी ना पहले, बीजेपी में टैलेंट की कमी, मुझे लगता है ये खुद भी उसी हीन भावना से ग्रस्त हैं। तभी तो ये सवाल नहीं सुनना चाहते। ये अब अपने साथ के सांसदों के सवाल भी नहीं चुन रहे, जबकि इन्हें जवाब देना चाहिए जिससे इन्हीं की लोकप्रियता बढ़े। ये सवालों के जवाब देंगे, लोगों की परेशानियों में लोगों को सांत्वना दिलाएंगे, तभी तो लोगों में ढाढ़स बंधेगा। और होती किस लिए सरकार और नेता, लोकप्रिय नेता किस लिए होता है? इसीलिए होता है। और शार्दुल, एक चीज आपने बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि आपके ही एमपीज को उनको क्वेश्चन करने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमको समझना जरूरी है कि क्वेश्चन आवर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बस ऑपोजिशन एमपीज ही नहीं पूछते हैं, ये बीजेपी के एमपीज भी पूछते हैं। हाँ। तो मतलब उनके भी, हाँ, तो मतलब सभी एमपीज पूछते हैं, और एवरी एमपी, सब एमपीज को पावर होता है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का। तो मिनिस्टर्स को छोड़ के कोई भी एमपी क्वेश्चन पूछ सकता है और इसका जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर आप पिछले कुछ सेशंस देख लेंगे तो आपको ये दिखेगा कि बीजेपी के एमपीज ने भी काफी शार्प सवाल पूछे हैं अपने ही सरकार से। तो यही अकाउंटेबिलिटी की बात आती है कि आपको एक तो ठीक है ऑपोजिशन की सुननी नहीं है, अपने ही मेंबर्स की सुन लो यार। अपने ही मेंबर्स को इतना, मतलब उनको भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को आंसर करना पड़ता है। लोग भी उनको पूछ रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, तो उनको भी जवाब चाहिए अब सरकार से कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए आप क्या कर रहे हो। तो वो भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, तो मतलब खुद के मेंबर्स को ही नहीं दे रहे, तो फिर ऑपोजिशन का तो छोड़ दो, जनता का तो और ही छोड़ दो फिर। नहीं, भाजपा के एमपी तो कार्डबोर्ड एमपी बन गए हैं, और क्वेश्चन आवर के साथ साथ इन्होंने 0 आवर में भी आई थिंक कुछ कटौती करी है। हाँ, आधे घंटे का होगा। तो एज यूजुअल प्रोसेस होते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लेंगे इस बार, और ये सारी भी चीजें हैं। मिताली, ये जो पूरा एटीट्यूड है उस पर आपका क्या अपना मत है? जी अतुल, जब हम घर बनाते हैं ना तो उसकी एक नींव होती है, एक फाउंडेशन होती है। मुझे लगता है ये जो सारी इश्यूज हैं, डिबेट, डायलॉग, बातचीत, समझौता, समझना, ये नींव है हमारी सरकार की ही नहीं, हमारे देश की। जब वो नींव हिलना शुरू करे ना, इट्स अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। अगर
पार्लियामेंट जो हमारी सबसे बड़ी सबसे ऊंची अथॉरिटी है, अगर वहां पे आप डिबेट और डायलॉग नहीं अलाउ करेंगे तो आप और मैं कौन है, हमें कौन पूछेगा और हमें कौन बोलने देगा अगर हमें लगे कि ये बात गलत है या इस बात को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। मैं इस पार्लियामेंट की चेंजेस को एक और इकोनॉमिक इशू के साथ जोड़ना चाहूंगी अतुल, जो कि है ये जीएसटी का डिबेट। शायद आप लोगों ने इसके बारे में देखा हो। स्टेट्स आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सरकार किस तरीके से उन्हें बोल रही है कि हमारी जो भी अग्रीमेंट हुई है, हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है, हम उन सारी बातों पर मुकरना चाहते हैं और हम आपको ये बोलते हैं कि जो हमारे पैसे, आपके पैसे ड्यू थे वो हम तो नहीं भर पाएंगे, आप चले जाइए बैंक से लोन ले लीजिएगा। क्योंकि कल को जब दिक्कत होगी, जब डेट बढ़ेगा तो वो किसके कंधों पे बढ़ेगा? स्टेट के कंधों पे बढ़ेगा, विच इज नॉट फेयर। इसीलिए सारे स्टेट्स बिल्कुल आप किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर लीजिए, और कई स्टेट्स ऐसे भी हैं माइंड यू अतुल, जहां पे बीजेपी इज इन पावर इन पार्टनरशिप। बिहार के चीफ फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि भाई हमें हमारे पैसे दे दो, हमें ये स्टेट चलाना है। जो हेल्थ के कॉस्ट्स हुए हैं, जो बाकी कॉस्ट्स हुए हैं, ये सारे स्टेट्स ने सहा है, सेंटर ने नहीं। मिताली, एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा श्रोताओं के बेनिफिट के लिए कि यहाँ पे जो बात हो रही है, तो लास्ट रिपोर्ट जो आया था कि जीएसटी का जो कंपेंसेशन था वो फरवरी तक स्टेट्स को दिया गया है, बट उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीनों का कंपेंसेशन अभी तक स्टेट्स को नहीं मिला है, पर ऊपर से टैक्स कलेक्शन अभी भी चालू है। जी बिल्कुल, और तभी तो उन्होंने भी कहा है कि शायद हमें भी बोल देना चाहिए हैंड ऑफ गॉड, और ये जीएसटी को हम खत्म ही कर दें, और ऊपर से फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब उससे भी टैक्सेस आते ही जा रहे हैं जी। तो और इससे पहले ये कोविड आने से पहले आई थिंक सरकार ने एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना लिया था, वो फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा के और टैक्सेस को बढ़ा के एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना दिया था, तो उसका क्या हुआ फिर? जी मेघनाथ, but you know what, fuel is also a state subject. So for example, if Delhi gets revenues, they can get it from a hike in petrol and diesel as well. Frankly, at this point, they have no other choice because that is one of their biggest sources of revenue. जैसे कि मैंने कुछ ही दिन पहले मनीष सिसोदिया जी से बात की थी, तो मैंने उनको पूछा था कि अगर सरकार डटी रही कि हम आपको पैसे नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने हाथ फैला के बोला, तो फिर आप हमें बता दीजिए कि हम लोगों की तनख्वाह कैसे दें, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो साफ सफाई के कर्मचारी हैं, हम उनको कहाँ से पैसे दें और कैसे उनकी गृहस्थियां चलेंगी, आप हमें ये बता दीजिए। तो ये एक लोकतंत्र में जो डिबेट और डायलॉग और समझौते का एनवायरनमेंट है, ये जो खराब होता जा रहा है, ये ना सिर्फ कंट्री वाइड इम्पैक्ट होगा। मेघनाथ, कल को आपके घर के बाहर कोई स्कूटर पार्क करके जाएगा तो आप तो उनको गोली मार देंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि मैं बातचीत से, समझौते से कुछ नहीं सुलझाना चाहता हूँ। मुझे चाहिए कि बस माय वे और द हाईवे, मेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। ये जो एसेंशियल वर्कर्स की बात हुई, तो बेसिकली सोल्यूशन यही था कि बाहर खड़े रह के मोमबत्ती जलाई जाए, ताली बजाई जाए और थाली बजाई जाए उनके सम्मान में, बट एक्चुअली जब उनको कंपेंसेट करने की बात आती है तो कोई बात नहीं करता है। मेघनाथ, पता है, इस बात पे याद आया, किसी ने ट्विटर पे बहुत मजाकिया एक ट्वीट लिखा था कि शायद इस महीने की 9 तारीख को मैं जाकर छत पे खड़ी होंगी और ताली ग्रो जीडीपी ग्रो जोर जोर से चिल्लाऊंगी और थाली पीट के, शायद उससे कुछ हो जाए। मैंने पंचलाइन बोल दिया आपसे पहले, सॉरी। मेरा जोक देखो, सारी बोरिंग बातें कर करके एक तो जोक था मेरे पास मेघनाथ, वेरी बैड। नहीं मिताली, देखिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आपको बुरा लग रहा है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किसने कहा था, आई थिंक विदुर ने कहा था कि शुभ चिंतक को बुरी खबर देने में विलंब नहीं करना चाहिए। तो आप शुभ चिंतक हैं, मेघनाथ तो बस ध्यान बटा रहा है। मैं तो बस ध्यान बटा रहा हूँ। जस्ट डोंट शूट द मैसेंजर। तो अब एक और छोटा सा सब्जेक्ट है जिस पर मेघनाथ, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें और फिर हम रिकमेंडेशन का चरण शुरू करेंगे। सुदर्शन टीवी के जो एडिटर इन चीफ और एक तरह से मालिक भी हैं सुरेश चौहान के, उन्होंने एक शो का प्रोमो चलाया अपने ट्विटर हैंडल पे, खुद भी उसको जारी किया, और उसका जो लबुलवाब ये था
कि जो यूपीएससी है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, जो भारतीय पुलिस सेवा है, या और तमाम जो यूपीएससी के तहत आने वाली इस तरह की सरकारी नौकरियां हैं, उसमें मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। और ये एक उनकी नजर में ये नौकरशाही जिहाद है, मुस्लिमों का एक षड्यंत्र है जिसके तहत वो नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। अब ये बात आने के बाद मेघनाथ, आपने उस पूरे शो का एक पोस्टमार्टम किया जिसमें इस तरह के मतलब उस पूरे प्रोमो का, जिसमें उनके जो शोज हैं उसके को स्पॉन्सर कौन करते हैं, वो तमाम चीजें हैं। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को लेकर हमेशा से जो राइट विंग इस देश का है, संघ परिवार की जो विचारधारा है, वो एक धारणा फैलाती रही है कि ये जो पंक्चर बनाने वाला है, जो दंगे करने वाला है, जो झुग्गियों में रहने वाला है, जो इस तरह के काम करता है, असामाजिक काम करता है, वो मुसलमान है। वो इस तरह का एक कॉमन परसेप्शन बनाते हैं। और अब हम क्या देख रहे हैं कि जो नौकरियों में जा रहा है वो भी मुसलमान है और वो एक साजिश के तहत जा रहा है। तो इनको उनकी गरीबी पर पहले हमला करना था या उनकी खराब स्थिति पर हमला करना था। अब जब वो कुछ कर रहा है, पढ़ लिख रहा है, या इस देश के जो तमाम जो तरीके हैं जिसके जरिए अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, तो इनको उससे भी दिक्कत है। ये लोग करना क्या चाहते हैं? सर यहाँ पे ना बहुत ही एक्चुअली इंसिडेंट जो हुआ वो मेरे लिए तो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये जो प्रोमो निकला था ये 30 सेकंड का हार्डली प्रोमो था, जहाँ पर आपने जैसे कहा कि उनका एक षड्यंत्र रिवील करने वाले थे मुस्लिमों का, जो यूपीएससी जिहाद करना चाहते हैं, बेसिकली यही था। तो कुछ जामिया के स्टूडेंट्स ने एक पिटिशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया प्रोग्राम पे। तो जिस रात को, जो फ्राइडे को वो प्रोग्राम होना था, मैं थोड़ा सा क्यूरियस था कि अब ये बैन हो गया, तब ये क्या करेंगे। मैंने वो चैनल में देख क्यों रहा था, देखने के लिए कि वो फिर भी शो करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। तो आते ही उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो हम ये शो नहीं कर सकते, हम चैलेंज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जो पिटिशन जो उनको ऑर्डर आए थे वो लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू कर दिए, और फिर जो मुस्लिम हेट्रेड जो था वो फिर से निकलने लगा, उबलने लगा कि हम तो हिंदू राष्ट्र है, हमको तो यही षड्यंत्र हम रिवील करने वाले थे कि मुस्लिम टेक ओवर करने वाले, और फिर वही मुस्लिमों ने हमको शट डाउन कर दिया। 40 करोड़ मुस्लिम 30 सेकंड के प्रोमो से डर गए, तो फिर सोचिए अगर मैं 1 घंटे का शो करूंगा तो उनका क्या हो जाएगा। फिर ऊपर से उन्होंने इतनी गंदी बातें कही कि जो मुस्लिम भाई अपने ही बहनों को बहनों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, वो क्या हिंदुओं को भाइयों की तरह ट्रीट करेंगे, वो क्या मुझे ब्रदरहुड सिखाएंगे। तो ऐसे बहुत अजीब बातें की उन्होंने, और काफी बार बोला कि हमको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, मैं तो बनाते ही रहूंगा, एक्सेट्रा। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनको 4 एड्स मिले थे इस पे। एक तो अमूल का था एड, जो टाइटल स्पॉन्सर था इस शो का। दूसरा था यूपी गवर्नमेंट, जो योगी आदित्यनाथ ने कोविड के लिए क्या क्या किया उसकी एड थी। और दूसरे 2 छोटे एड थे, एक हेम पुष्पा कुछ विमेन्स टॉनिक का एक था, और एक सच्ची सहेली एक और विमेन्स टॉनिक का था। तो मैंने एक स्टोरी किया, ये एडवर्टाइजर्स को कॉल आउट किया कि आप ये स्टेटमेंट्स को जो जब देखते हैं तो आपके ब्रांड वैल्यूज के साथ ये एसोसिएट करना चाहते हैं कि नहीं। सिंपल सवाल था, मैंने कोई बॉयकॉट का बात नहीं किया, हम कभी बॉयकॉट का बात कर ही नहीं सकते, और एज अ न्यूज चैनल वी शुडंट डू दैट। तो ये सवाल पूछा, हमको भी रिस्पॉन्स तो आया नहीं, पर हुआ क्या कि काफी लोगों ने ये स्टोरी पिकअप कर दी और एक बॉयकॉट अमूल का ट्रेंड चला दिया ट्विटर पे। और फिर बहुत लोगों ने उस पर क्वेश्चंस पूछे अमूल को और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को, जो सोधी जी है उनको। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर बाद में रिस्पॉन्स इस तरीके से आया कि सुदर्शन और उनकी जो बेसिकली जो आईटी सेल है, उन्होंने एक और ट्रेंड चला दिया, इंडिया लव्स अमूल करके। और अभी लास्ट वीक में उन्होंने जो शोज किए हैं वो न्यूज लॉन्ड्री को अटैक करते हुए शोज किए। स्टॉप फंडिंग हेट करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूके बेस्ड है, उनको पाकिस्तानी फ्रंट बता दिया है। और फिर मुझे भी काफी अटैक किया उन्होंने, मतलब ट्वीट्स निकाल के पुराने वगैरह वगैरह कुछ भी कर करके। तो एसेंशियली चव्हाण के जी थोड़े से गुस्सा है ऑब्वियसली, पर हमने एक बड़ी बात हुई न्यूज लॉन्ड्री इम्पैक्ट ये था कि हमने उसके बाद अमूल की एड नहीं देखी उसपे।
तो ऑफिशियली हमको पता नहीं है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, नहीं तो किया आप है। इसको मेघनाथ, हम चाहेंगे कि आप उनसे एक बार पता करें, और ये थोड़ा सा एक और इसका फॉलोअप जैसी स्टोरी है कि अगर उन्होंने ऑफिशियली इसको बैन किया है या उससे स्पॉन्सरशिप के लिए, तो ये फर्दर इसका फॉलोअप है। मिताली, ये जो पूरा मामला है, इस तरह के मामलों में हमें इन्हें नजरअंदाज करना चाहिए? इस तरह के ये फ्रिंज एलिमेंट जैसे हैं, इनको नजरअंदाज कर देना सही तरीका है, या फिर ये इनको समय समय पर हमारा टोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बीमारियां मिलके एक बड़ी बीमारी का निर्माण कर सकती हैं? और एक और, सॉरी मिताली, एक और क्वेश्चन था इसको ही ऐड करने के लिए कि फिनेंशियल इम्पैक्ट जब बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है एडवर्टाइजर्स को कॉल आउट करने की, क्या ये आपको सही लगती है, गलत लगती है, या इफेक्टिव लगती है, नॉन इफेक्टिव लगती है? वो भी थोड़ा सा सुनना चाहूंगा। जी अतुल, बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि वन पॉइंट ऑफ व्यू इज इनको नजरअंदाज कर दो, इनको इतनी इम्पोर्टेंस ही क्यों दो। पर जो बहुत चिंताजनक बात है कि ये शायद हम जिन्हें फ्रिंज एलिमेंट्स बुलाते हैं वो अब फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं रहे। मैं बचपन से ही 2 साल एक स्टेट में, 2 साल दूसरे स्टेट में, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, इसलिए मुझे कभी अपनी आइडेंटिटी के बारे में ये नहीं लगा कि हाँ भाई मैं तो बंगाल की हूँ या मैं सिर्फ यहाँ पली बड़ी हूँ। मुझे अगर कोई पूछता तो मैं हमेशा यही जवाब देती कि आई एम एन इंडियन, एंड आई जेन्युइनली फील दैट बिकॉज हैविंग स्पेंट सो मच टाइम इन प्रीटी मच एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री। पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अब मैं आउटलायर हूँ या शायद मैं फ्रिंज एलिमेंट हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से नहीं सोचते हैं। However, having लोग said सोचते that, हैं मिताली काला जादू करती है। काला जादू करती है, एक तो बंगाली है, ऊपर से काला जादू, वेरी डेंजरस। पता नहीं क्या खाती है और फिर क्या बोलती है। तो बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारा रोल क्या है सोसाइटी में। मुझे लगता है कि पिछले 4-8 सालों में जो कुछ हुआ है उसमें मीडिया का इतना बड़ा हाथ रहा है एनवायरनमेंट को बिगाड़ने में। और इस तरीके की, जैसे कि मेघनाथ ने डिस्क्राइब किया, ये क्या है, ये जर्नलिस्ट है या न्यूज है? मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों में से कुछ भी है। सो एज जर्नलिस्ट आई थिंक वी हैव टू मेक दैट डिसीजन टू कॉल आउट व्हाट इज रॉन्ग। अगर आप नहीं करेंगे तो आम जनता भी नहीं करेगी और ना ही उसके बारे में सुनेगी। एंड ऑन द पॉइंट अबाउट एडवर्टाइजिंग, मेघनाथ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में ये इतनी तेजी से इतना डेवलप नहीं हुआ है, पर अगर आप रिकॉल करें कुछ महीने पहले जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर का इशू ग्लोबली या एटलीस्ट यूएस में बहुत बड़ा था, there were a lot of advertisers who had to make that decision. आप क्या कहना चाहते हैं और आप किस बात के साथ जुड़े हैं, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजिंग को कॉल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वली इंपॉर्टेंट है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को सोचना कि वो आगे जाकर कैसा रेवेन्यू मॉडल बनाना चाहते हैं, कैसे अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एडवर्टाइजर के हाथ से खाते रहेंगे तो फिर आप उन्हीं की बात सुनेंगे और उन्हीं का जो डायरेक्टिव है वही एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक बात। शार्दुल, ये तो पूरा मामला हुआ, क्या इसे आप एक विदूषक की नौटंकी ही के तौर पे देखते हैं या वास्तव में ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे लिए? देखिए, इस बात पे मैं कुछ कहना जरूर चाहता हूँ और थोड़ा सा शायद बढ़ जाए, समय दीजिएगा। ऐसा है कि जब मैं पहली बार चर्चा में आया था, मैंने एक बात कही थी, धर्म का संबंध व्यक्ति से होता है, और ये लोग एक स्पेसिफिक पंथ को, पूजा पद्धति को, मुसलमानों को कैटेगराइज कर रहे हैं, जबकि न हिंदू न मुसलमान और कम से कम भारत का कोई भी वर्ग एक होमोजेनाइज, एक रूपता लिए हुए नहीं है। हमारे यहाँ विविधता भरी पड़ी है। कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, है ना? तो ये एक इनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है, और इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण मैं इन्हीं के माइथोलॉजिकल कहानियों में से देना चाहता हूँ। एक कहानी है बहुत छोटी सी, ब्रह्मा जी के थैले। अतुल जी को शायद पता हो। उसमें क्या है कि ब्रह्मा जी एक आदमी को 2 थैले देते हैं, अपनी बुराइयां और पड़ोसी की बुराइयां। और ये उस बात से भी जुड़ता है, मैं बीच में जोड़ रहा हूँ, उस बात से भी जुड़ता है जो ये लोग कहते हैं कि ये आप कभी उनकी बुराई नहीं करते, केवल हिंदुओं को ही कहते रहते हैं। देखिए, किसी भी समाज के सुधार की बात उस समाज में से ही उठनी चाहिए। और ब्रह्मा जी के थैले वाली बात यह है, जो व्यक्ति पड़ोसी के बुराइयों को, दूसरे की बुराइयों को देखता रहता है ना, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। आपको अपनी बुराइयां देखनी चाहिए। आप टिप्पणी भले ही किसी पे करें, लेकिन अपनी बुराइयों के बारे में बात कीजिए, तभी उनमें सुधार होगा। तो यहाँ पे ना एक्चुअली शार्दुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक्चुअली थॉट आया था मुझे
जब ये हम करते हैं ना, जैसे एडवर्टाइजर्स को कॉल आउट करते हैं एक्सेट्रा, मैंने पहले ही बोला कि मैं पर्सनली बॉयकॉट में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं नहीं मानता कि एक आध कंपनी ने अगर कोई एड लगाया है और कोई हेटफुल चैनल पे, तो पूरे कंपनी को ही बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट जो होता है वो उनके एम्प्लॉइज पर भी होता है, जिनको कोई लेना देना ही नहीं था। एक्चुअली कभी कभी तो कंपनीज का भी कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उनका एक कोई मिडिल मैन होता है जो एडवर्टाइजिंग स्पॉट डिसाइड करता है और उनको एड्स दे देता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है यहाँ पर बार बार, और आई थिंक अतुल सर भी इस पे ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। कंपनीज को फाइनेंशियली हार्म करना, ये बॉयकॉट करना, क्या ये सही है या गलत है? इसमें क्या है मेघनाथ? हाँ शार्दुल, पहले आप बोल लीजिए, मैं बात खत्म कर देता हूँ। ऐसा है कि प्रयोजन वाली बात पे बॉयकॉट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर ये बात पक्की है। देखिए, कोई भी जब विज्ञापन आता है तो वो उस प्रोग्राम का प्रायोजक होता है, स्पॉन्सर होता है। सो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही वो उसका प्रायोजक बन जाता है, वो उस बात को सपोर्ट कर रहा है, भले ही परोक्ष रूप से, जैसा आपने कहा। तो उनसे ये सफाई मांगना कि क्या आप सही में इस बात को सपोर्ट करते हैं, कुछ गलत नहीं है, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। और धर्म की ये जो बात करते हैं ना, ये असल में अपनी कमियां छुपाने के लिए, भाई हमारे सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, उन सब के लिए आप एक ग्रुप को ब्लेम कर दो और अपनी जिम्मेदारी से बच जाओ। यही फॉर्मूला है सुदर्शन का। हर चीज के लिए आप उन्हें ब्लेम करें। वो यूपीएससी में भी हैं, वो सेना में भी हैं, वो दुनिया में भी हैं। एक बेवकूफाना व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत चला था लॉकडाउन शुरू होने से पहले, यही राइट विंग तो मैं इन्हें नहीं कहना चाहता, मूर्ख लोगों के प्रोपेगेंडा की तरफ से, कि जो ये फूड डिलीवरी वाले हैं इनमें भी मुसलमान घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क है। और वो मतलब आप बेवकूफी की लिमिट देखिए। मैं और मेरी वाइफ हंसते रहे थे, मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो हम हंस के लोटपोट हो गए थे। उसमें ये था कि व्यक्ति उस ऑडियो क्लिप में समझा रहा है कि कैसे ये फूड डिलीवरी वाले देखते हैं मुसलमान खाने में कोई गोली डाल देते हैं, जिससे हिंदुओं की प्रजनन क्षमता कम हो रही है और मुसलमान बढ़ रहे हैं जनसंख्या में, और ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। तो ये बेवकूफी है। इसमें मेघनाथ, मेरा बस ये कहना है कि जैसे इनका जो सबसे बड़ा तर्क क्या होता है, वो तर्क होता है कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी कोई है कि नहीं। तो ये बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि अभिव्यक्ति की आजादी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत आधुनिक एक विचार है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन वहीं पर साथ में एक उससे भी एक अदद आगे का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो कि आजकल पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी आपने देखा, यूरोप में भी आप देखते होंगे, कि वो है कि क्या आप आज की तारीख में रेशियल सुपीरियरिटी की बात कर सकते हैं? क्या आप नस्ली शुद्धता की बात कर सकते हैं? क्या आप अपने जाति, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या आप जातीय श्रेष्ठता की बात कर सकते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं, या मैं क्षत्रिय हूं तो श्रेष्ठ हूं, बाकी जो जातियां हैं वो उससे नीचे हैं? या इन सब चीजों का मतलब पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इनका कोई वो न जैविक आधार नहीं है। जो रेस है वो एकदम सेम है। अब रही बात तो ये दो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आपस में टकराते हैं यहाँ पे आके, तो सुदर्शन जो काम कर रहा है या इस तरह के तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, उन्हें इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर उनके इस दोगलेपन को वो करने के लिए आपको रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। वो रणनीति क्या है? वो रणनीति है कि आपको इस तरह से रोका जाए, या इस तरह की आप एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अपने हित के हिसाब से करेंगे। मतलब वही कहा जाता है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन बाकी जो और कॉन्सेप्ट हैं उसमें आप निहायत 18वीं मतलब मेडिवल एरा वाली बात करेंगे, पत्थर से मार के, और न्याय करने वाली बात करेंगे कि मुसलमान है वो तो वो गंदा है, या वो दलित है तो वो गंदा है। ये सारी बकवास आप अपने चैनल पे करेंगे, रेशियल लाइन पे, कास्ट लाइन पे, ये सारी बकवास आप करेंगे। तो रणनीति के तौर पे आपको रोकने के लिए इस तरह की चीजें बनानी पड़ेंगी, जिसमें एड कैंपेन को रोकने की बात है, ये वो आप उनको बैन करने की बात नहीं कर रहे। और आई एम एग्री विथ यू, ये बिल्कुल सही बात है कि इनको बायकॉट मत करिए, लेकिन आप अपने कॉन्शियंस से, अपने कॉन्शियंस को, अपनी जो आपकी अपनी अंतरात्मा है उससे पूछिए कि क्या ये बात सही है कि ये आदमी दोगलापन नहीं कर रहा है, एक तरफ एक चीज को, एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे मॉडर्न कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से लात मार के किनारे कर रहा है।
आप इस तरह से डुप्लिसिटी नहीं चलेगी। जी, ये वही वाली बात है जो वो नए कॉन्सेप्ट को पुराने कहानियों में मढ़ने के लिए, जैसे इंटरनेट महाभारत काल में था, वो कौन से मुख्यमंत्री के लिए था मेघनाथ? त्रिपुरा के हाँ। इंटरनेट चला रहे थे। अब उस समय इंटरनेट का किसी को पता नहीं था, लेकिन आज कहानी में फिट होता है तो कर दो। तो ये वही तो मेरे ख्याल से अभी जो समय का भी काफी वो हो गया है, 2:18, तो हमारा इस बार का 1.25 घंटे का करीब पॉडकास्ट हो गया है। जल्दी से मेरे ख्याल से हम लोग रिकमेंडेशन की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन हम इस हफ्ते ले लेते हैं। जी, मेरे 2 रिकमेंडेशन हैं इस बार। पहला है नेहरू जी का जो इंटरव्यू था बीबीसी का, जो आज हमने बात की ना कि पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते श्री मोदी जी। तो आर्नोल्ड माइकल्स हैं जर्नलिस्ट, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू का 1958 में इंटरव्यू किया था। ये इंटरव्यू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने खुद नाम बदलकर अपने ऊपर ही व्यंग लिखा था अखबार में। ये नेहरू से कंपैरिजन करते हैं तो जरा कंपैरिजन होना चाहिए ना, तो लोग वो उस इंटरव्यू को देखें। दूसरा है अमेज़न पे एक सीरीज है जो सुपर हीरो मूवीज या कॉमिक्स या इस तरह की चीजें पसंद करते हैं, द बॉयज। तो द बॉयज का सीजन 2 अमेज़न प्राइम पर आ रहा है, उसे जरूर देखें। वो कब आ रहा है? आज आई थिंक रिलीज हो रहा है। ओह माय गॉड। अच्छा, वो बैड बॉय बिलियनियर्स को बैन कर दिया, रोक दिया। हाँ, आई थिंक वो कुछ केस फाइल किया है ना उनके अगेंस्ट की, नीरव मोदी सहारा और एक और किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, रामलिंग। दोनों विजय माल्या के पास नहीं दिखना चाहते हैं। उनका मानना है कि वो बैड बॉयज हो सकते हैं पर इतने भी नहीं। तो मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? जी, एक रिकमेंडेशन देने से पहले मुझे एक लेटर आया था योगेश जी का। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो थोड़ा सा अम्यूज हो गए कि मैंने जो रोगन का पॉडकास्ट रेकमेंड किया। एक्चुअली जो रोगन जो है उनका थोड़ा सा रेपुटेशन शेकी है, ऐसे बोल देते हैं। उनका सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉडकास्ट है दुनिया में। शायद कुछ $100 मिलियन की वैल्यू है उनके पॉडकास्ट की आज। तो मैं वो सुनता हूँ और उस दिन रेकमेंड किया था। तो उन्होंने कहा कि जो रोगन जो है उसको आप एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं कि नहीं। तो मेरा उनको यही कहना है कि मैं कोई भी पॉडकास्ट को या फिर इसको क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कभी मानता नहीं हूँ जब तक मैं खुद का रिसर्च नहीं कर लेता। एटलीस्ट जब पब्लिकली बात करने की बात आती है तो हमारा ही दायित्व होता है कि हम फैक्चुअली करेक्ट हो। तो जो रोगन जो भी बोलता हूँ मैं सुनता हूँ क्योंकि उनके कन्वर्सेशंस बहुत मजेदार होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट लेकर आते हैं, उनकी कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो उसी लिए सुनता हूँ। मेरा इस बार का रिकमेंडेशन जो है वो मैं किताब पढ़ना शुरू किया हूँ इस वीक। थोड़ा सा सर इंटरनेट एडिक्शन हो गया है मुझे इस लॉकडाउन में। तो एक किताब है इररेसिस्टिबल, व्हाई वी कांट स्टॉप चेकिंग, स्क्रॉलिंग, क्लिकिंग एंड वॉचिंग। एडम ऑल्टर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है। तो उन्होंने इस पर स्टडी किया है कि कैसे हमारे सोशल मीडिया के जो कंपनीज है उन्होंने एक एडिक्शन मशीन बनाकर रखा है। जैसे कोकेन एक ड्रग है, वैसे ही इंस्टाग्राम एक और ड्रग है, वैसे ही फेसबुक और ट्विटर एक और ड्रग है। और वो काम कैसे करता है, और जब आपको पता चलेगा वो काम कैसे करता है तो उससे बचना कैसे है, और आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है, और प्रोडक्टिव कैसे होना है, इस पर लिखा है। तो मैं अपने लास्ट वीक के स्टोरी का क्रेडिट इस बुक को देना चाहूंगा क्योंकि मैंने थोड़े से उसकी तकनीक अपनाए और थोड़ा सा कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश की। फ्रीक्वेंट डोपामिन। हाँ, डोपामिन। मिताली, आपका रिकमेंडेशन? जी अतुल, एक्चुअली आई थिंक इट्स क्वाइट क्लोज टू व्हाट मेघनाथ वाज टॉकिंग अबाउट। मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ ऐसा रेकमेंड करूं जो इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल हो, क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं हो, पर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है कॉल्ड द ग्रेट हैक। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सब उसे देखें। पिछले कई हफ्तों में काफी शोर मचा है फेसबुक के बारे में और
कौन सा सोशल मीडिया किसके लिए काम कर रहा है इसके बारे में, पर इसमें इतने डिटेल में समझाया गया है कि ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से हमें यूज कर रहे हैं, हमारी साइकोलॉजी को यूज कर रहे हैं, और किस तरीके से हमारे जो डिसीजंस हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया से। और मेघनाथ, अब मेरा जोक मत चुराना, ये पाताल लोक में एक डायलॉग है ना, जब वो उसको बहुत सारा ज्ञान देता है और बोलता है शास्त्रों में लिखा था पर मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा है। तो हमारी प्रॉब्लम यही हो गई है कि जो आप कह रहे थे ना, ट्रस्टवर्दी सोर्स हमारा व्हाट्सएप ही हो गया है। तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों व्हाट्सएप पर बताया जा रहा है, पर जब ये इन सारे मंत्रियों को कोविड हुआ, ना किसी ने पापड़ खाया, ना किसी ने पतंजलि का प्रोडक्ट, सीधे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गए जहां पर उनको एलोपैथिक केयर मिला। क्यों? तो आप जरा व्हाट्सएप से अलग हो जाइए और अपना दिमाग चलाइए। वो कहते हैं ना, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। तो दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। जी बिल्कुल, ये सवाल आपको पूछने चाहिए। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, द ग्रेट हैक ऑन नेटफ्लिक्स। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा डॉक्यूमेंट्री। एक और छोटा सा मिताली थोड़ी सी हम्बल हो रही है इसलिए मैं ही दे देता हूँ। मिताली का एक वीडियो है यूट्यूब पर जीडीपी की हालत को एक्सप्लेन करते हुए वायर पर, वो भी जरूर देखिए। बहुत मतलब मैंने एक और एक्सप्लेनर किया है, वो आएगा अगले हफ्ते, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर। श्रोता हमारे जो भी हैं, ये मिताली का जो एक्सप्लेनर है और जो मेघनाथ इस पर करने वाले हैं, ये इसको आप लोग जरूर देखें। मैं इस हफ्ते मेरे 2 रिकमेंडेशन है। एक तो एक किताब है, आई अभी हाल ही में हार्पर कॉलिंस इंडिया से, गनिंग फॉर द गॉडमैन। तो ये किताब है आसाराम बापू के ऊपर, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर, उनके अपराधों के ऊपर, और उस एक बड़ी असाधारण सी कहानी है। इसे लिखा है उस पुलिस ऑफिसर ने, अजय पाल लांबा है उनका नाम, जो इस समय जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने लिखा है और बड़ी दिलचस्प तरीके से उन्होंने उस पूरी घटना का जिक्र किया है कि कैसे कैसे उनके पास ये शिकायत पहुंची और फिर कैसे उन्होंने केस बिल्डअप किया, कैसे उन्होंने गिरफ्तारी की, कैसे उन्होंने कोर्ट में केस को पेश किया और फिर उसका कन्विक्शन हुआ। और उस दौरान 3 लोगों की जान भी गई, सब गवाहों की हत्या भी हुई। कोई एक गवाह आज तक नहीं मिला है, उसकी बॉडी नहीं मिली है, या वो अभी जिंदा है या नहीं, उसके बारे में जानकारी। तो बड़ी फैसिनेटिंग कहानी है एक बड़े आदमी की। एक छोटी सी एक बच्ची है, एक छोटा सा परिवार है जिसने ये काम किया, और उसके साथ उस पूरे पुलिस महकमे की तारीफ होनी चाहिए जिसने इस काम में उसका साथ दिया। तो ये किताब है। इसके अलावा जिसका मैंने जिक्र किया कि जस्टिस अरुण मिश्रा, जो कि रिटायर हुए हैं और बहुत ही विवादित शख्सियत रहे हैं, उनके ऊपर उनका जो सुप्रीम कोर्ट में करियर रहा है, उसके ऊपर लाइव लॉ के ऊपर योगेश प्रताप सिंह हैं, डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, जो कि उड़ीसा की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में, उसमें प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है लाइव लॉ पर, अ कमिटेड जज इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ये आर्टिकल जरूर पढ़ें और जानें कि जो हमारी जुडिशरी है उसमें भी किस तरह की समस्याएं हैं, कितनी मतलब उसी तरह के लोग हैं जो लाइफ में बाकी हिस्सों में आपको दिखते हैं। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब मौका आता है, जब उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ ऐसा असाधारण काम करेंगे, खड़े हो जाएंगे, तब वो कैसे आपको फेल करते हैं कई मौकों पर। इसके साथ ही अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे। शार्दुल अपनी आखिरी बात कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि अतुल जी भी थोड़ा नम्र हो रहे हैं। हमने अतुल जी ने उनका अजय लांबा जी का इंटरव्यू किया है हमारे श्रोता, जब वो न्यूज लॉन्ड्री पर कुछ दिन में आ जाएगा, उसे जरूर देखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पुलिस की इतनी बुराई करते हैं, पुलिस इतना सब कुछ करती है, लेकिन जब एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है तो वो जानकर आपको सिस्टम के लिए और खुद के लिए कितना अच्छा लगता है। इसलिए इस किताब को जरूर पढ़ें। शार्दुल, पुलिस की बुराई कौन करता है इस पॉडकास्ट पर? मैं तो नहीं करता, तुम करते हो? हाँ, मैं करता हूँ, मुझे इसमें कोई कहने में नहीं। मतलब जो पुलिस पॉडकास्ट में हमने पुलिस का सबसे ज्यादा बुराई की है दिल्ली दंगों के दौरान। इतनी बुराइयां हो सकती है, पता है, याद है मुझे। देखिए, बुराई करना भी हमारा ही काम है, लेकिन अच्छाई बताना भी। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी जैसा उन्होंने किया। जो अभी तक मेरे पास किताब नहीं आई है, लेकिन मैंने जो उसके रिव्यू और रूपरेखा पढ़ी थी जो अवेलेबल थी, तो वो किताब मैं भेज दूंगा, मेरे पास उसका सॉफ्ट वर्जन है। मैं उसको भेज दूंगा, मेल कर दूंगा।
बहुत अच्छा लगता है जब अच्छा इन्वेस्टिगेशन होता है। ये बहुत दिलचस्प कहानी, मतलब ये इस केस में ये सारी चीजें हैं कि एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर अगर अच्छे से केस तैयार कर दे एफआईआर में, और तो उसके बाद तमाम पॉलिटिकल प्रेशर ऊपर से पड़ते रहे लेकिन वो केस कमजोर नहीं होता। जरूरत होती है पहला कदम बहुत सॉलिड तरीके से रखने की, वो इस पूरी कहानी से साबित होता है। एक चीज और, जो भी श्रोता हमें कुछ अपने विचार भेजना चाहते हैं वो contact@newslaundry.com पर जरूर भेजें। जी, अच्छा लगता है जब लोग लिखते हैं। Yes. अच्छा लगता है फीडबैक सुनना, सुझाव आते रहने चाहिए। अपील जो है मेघनाथ आप एक बार श्रोताओं से कर दें। मैंने जो आपको सुरेश चौहान के बारे में जो आपको बताया कि हमने जो स्टोरी की और हम एडवर्टाइजर्स को कॉल आउट कर रहे हैं, तो ये हम कैसे कर पाते हैं वैसे, बाकी क्यों नहीं कर रहे, कभी आपने सोचा है? इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि हम ये कर पाते हैं क्योंकि आपकी वजह से हमको प्रेरणा मिलती है, आप हमको सपोर्ट करते हैं, आप हमको सब्सक्राइब करते हैं, आपके जैसे श्रोता हमको 300 रुपए महीने देकर या फिर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन देकर एक सोप बॉक्स सेट भी लेके जाते हैं। तो इसकी वजह से हम ये सब कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है वो एडवर्टाइजर्स के भरोसे पे नहीं चलता है। हम अमूल से लेके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से लेके सबको कॉल आउट कर सकते हैं, हेम पुष्पा हो, जो भी हो। इसीलिए इंडिपेंडेंट मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। मिताली, आई थिंक आपके लिए भी ये अपील अप्लाई होता है, वायर को भी सब्सक्राइब कीजिए, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, इस तरह के तमाम जो मीडिया संस्थान है जो कि पब्लिक फंडेड उससे चल रहे हैं, आप जनता के पैसे से चल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि वो किसी भी तरह के पॉलिटिक्स के या फिर कॉर्पोरेशंस के दबाव से मुक्त रहें और आपकी बात कर सके। और एक आप बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ये जो कवरेज हो रहा है, इतना क्या चालू है मीडिया में, तो इसका भी सोल्यूशन आप ही है। आप ही वो एडवर्टाइजर्स को कॉल आउट कीजिए, हमको टैग कीजिए @newslaundry पे, या फिर अतुल सर को टैग कीजिए, मुझे कीजिए, शार्दुल को कीजिए, और फिर हम आपको वो एम्पलीफाई करने में मदद करेंगे। आप कॉन्शियस रहिए कि कौन से प्रोग्रामिंग में कौन सा एडवर्टाइजर है और हमको बताते रहिए, और ताकि हम उसको और उठाते रहे। थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू मिताली। थैंक यू अतुल, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेघनाथ, मेरे सारे जोक्स चुराने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिताली। थैंक यू शार्दुल। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।